एक अलग ऐसी जगहें वीरान धरा गुलशन बन जाए, फूल खिले खुशियों के हरदम, गर एकजुट जन जन हो जाए। हमारी एकजुटता, हमारी जागरूकता, हमारी क्षमताएं एक नई पहल को जन्म देती हैं। यदि साथ साथ चलकर आगे बढ़कर हम प्रकृति से दोस्ती कर लें तो उसे क्षति होने से रोक सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याएं ही फिर क्यों न हों, सबका निदान हमारे अपने हाथों में है। हम अपनी जागरूकता और सजगता के बल पर उन परंपराओं को भी तोड़ सकते हैं जिनके कारण पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति निर्मित होती है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत असर पड़ता है। अब सब जानते हैं कि हम सबकी आस्था का प्रतीक गणेश उत्सव का शुभारंभ होने वाला है और जगह जगह श्री गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना होगी, आराधना अर्चना होगी। वास्तव में ये मंगल अवसर है और हमें एक साथ जुड़ने का मौका भी देता है। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि मूर्तियां पर्यावरण हितैषी या इको फ्रेंडली हों, मिट्टी से बनी हों, पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस से नहीं। हमारे जल स्रोत बचे रहें, जलचर सुरक्षित रहें, यही भावना है इसके पीछे। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि रासायनिक तत्वों और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों से किस प्रकार का प्रदूषण हो सकता है। और जानकारी के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व संचालक R.K. श्रीवास्तव। हम आस्था और पर्यावरण के बीच समन्वय रख सकते हैं, यही हमारे वेदों में भी दिया है, यही हमारी साइंस कहती है और पर्यावरण के सारे नियम इस ओर इशारा करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि लोग अति उत्साह में आस्था को थोड़ा बदल के खुशी की नज़र से देखते हैं और ऐसे में कई ऐसी चूक हमसे हो जाती है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होने लगता है। यहाँ एक नई अदालत अभी आई है, NGT जिसको कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसकी सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल में है, प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है। इनमें भी इस तरह के सारे प्रकरण पब्लिक की ओर से ले जाए गए हैं और वो ये चाहते हैं कि जो हमारे नदियां हैं वो प्रदूषित ना हो सके, जो हमारे जल स्रोत हैं, तालाब हैं या पेयजल के स्रोत हैं, उनमें हम आस्था के चक्कर में कुछ ऐसा ना कर जाएं कि खुद की हानि होने लगे। परंपरागत तौर पर बनने वाली प्रतिमाएं मिट्टी, रुई, बांस की खपच्चियां और प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती थीं। इनकी जगह आज पीओपी, लोहे की छड़, पॉलिएस्टर कपड़े, प्लास्टिक, सिंथेटिक पेंट और कई अन्य सामानों ने ले ली है। मूर्तियों की बढ़ती संख्या और ज्यादा सुंदर दिखने के कारण ऐसा हो रहा है। जल्दी सूखने की क्षमता के कारण भी पीओपी का चलन बढ़ा है। आपको पता होगा कि पीओपी को 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करके बनाया जाता है। पीओपी एक ऐसी चीज है कि हल्की है, सस्ती है, बनाने में आसान है, इसलिए इसका चलन बढ़ता गया और इसी चलन के साथ साथ जो मूर्तियों की ऊंचाई थी वो भी लगातार बढ़ती गई। आपको मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में हाईकोर्ट में एक केस लगा था, साइज प्रतिमा की क्या हो। हाईकोर्ट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिक्वेस्ट की थी कि वो कोई गाइडलाइन बनाए और ऐसी गाइडलाइन हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। इन गाइडलाइन को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कम से कम पिछले 3-4 सालों से बहुत एक्टिव रोल लेके सबको समझाने की कोशिश कर रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाओं के विसर्जन से पानी विषैला होता है और इसका विपरीत प्रभाव जल, जीव जंतु और मानव समुदाय पर पड़ रहा है। इसके अलावा जल स्रोत भी अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। पीओपी वैसे तो एक इनर्ट मटेरियल है, बहुत दिनों तक किसी जल स्रोत में पड़ा रहेगा, प्रदूषण का कारण हो सकता है। बैक्टीरिया इकट्ठे करने की ताकत रखता है, उसके ऊपर वो होता है, वो बहाव रोकता है। जल स्रोत की सेल्फ प्यूरिफिकेशन की जो सिस्टम है उसके आड़े आ सकता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिमाएं प्राकृतिक मिट्टी के द्वारा ही बनाई जाएं, न कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से। रंगों का इस्तेमाल भी प्राकृतिक हो और पूजन सामग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज और प्लास्टिक से बनी सजावटी वस्तुओं को मूर्ति विसर्जन से पहले पृथक कर लिया जाए और उनका निपटान उचित माध्यम से किया जाए। अगर हम केमिकल कलर्स यूज करेंगे, उनके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं, ये पानी में जाएंगे और फिर आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएंगे। पानी में नहीं जाएंगे, अगर जमीन में जाएंगे तो धीरे धीरे सरकते हुए ग्राउंड वाटर में जाके मिलेंगे। ऐसे कलर्स का उपयोग करना बिल्कुल निषेध है। इसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन कहती है जो हम वस्त्र और बाकी साज सज्जा करते हैं, प्लास्टिक का बड़ा उपयोग करते हैं,
निकिल विकिल का उपयोग कर लेते हैं कि भाई अच्छी दिखे प्रतिमा। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, कुल मिलाकर के हानि पहुंचाती हैं। तो अभी उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से एक एक बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और साथ साथ पर्यावरण के अधिनियमों के दायरे में कहने की कोशिश की है। सरकार के वो विभाग जो इन बातों के लिए जिम्मेदार हैं वो आगे आए। जब तक नदियों में खूब प्रवाह था, अविरलता थी, कचरे को खा जाने वाले जीवों की संख्या ज्यादा थी, तब तक नदियों में खुद को साफ कर लेने की क्षमता भी थी। लेकिन अभी क्षमता लगभग समाप्त हो गई है। औद्योगिक प्रदूषण की वजह से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। 2007 के एक अध्ययन ने भोपाल की बड़ी झील में मूर्ति विसर्जन के बाद भारी धातु की सांद्रता में 750% ज्यादा बढ़ा पाया गया। कुछ शोधों से पता चला है कि मूर्ति विसर्जन के बाद संबंधित स्थान और स्रोत की जैविक रासायनिक ऑक्सीजन मांग, सुचालकता, भारीपन के अलावा नाइट्रेट, क्रोमियम और सीसा की मात्रा भी बढ़ रही है। जैसे हमारा जल अधिनियम है, उसकी धारा 24 कहती है कोई व्यक्ति अगर नदी को प्रदूषित करता है, जल स्रोत में कोई ऐसी चीज डालता है जिससे प्रदूषण होता है या उसका बहाव रुकता है, किसी भी तरह का विपरीत प्रभाव पड़ता है, पर्यावरणीय अधिनियमों में सख्त कानून है कि उनको रोका जा सकता है। उसमें 1 साल की जेल है, 1 लाख का जुर्माना है। लेकिन हमें ये देखना है कि समाज में आस्था से जो काम होगा, जो पब्लिक के तरफ से अगर कोई बात आगे आती है तो नियमों का बड़ा अच्छा पालन संभव होता है। तो वो उस दिशा में हमारे ज्यादा कारगर प्रयास रहेंगे और हमें लगता है कि हम उसी से कंट्रोल करने में अधिक कामयाब हो पाएंगे। आइए देखते हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक तत्वों के जल में घुलने से। पानी आसपास के पौधों से मिलकर उन्हें हानि पहुंचाता है। भूजल में रसायन मिलकर उसे दूषित करते हैं। चर्म रोग की आशंका बढ़ जाती है यदि उस नदी या जल स्रोत में हम स्नान करते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से मछलियां भी मर जाती हैं। जब हानिकारक रसायन कचरे के साथ पानी में मिलते हैं तो उनका स्लज या गुंथा हुआ पदार्थ एक जगह जम जाता है। इससे उनका विघटन मुश्किल हो जाता है और पानी का हवा से संपर्क खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन भी कम हो जाती है और एक जगह कचरा होने से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जलचर, पशु और मनुष्यों को नुकसान पहुंचाता है। जो हमारे जलचर हैं उसको पिएंगे या उसको इनटेक करेंगे तो वो उनको नुकसान होगा। पेयजल के रूप में अगर वो जाता है और उस लेवल तक उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो वहाँ नुकसान करेगा। जानवर उस कोई पानी को इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ उनको नुकसान होगा। बायोमास होता है हर सिस्टम के अंदर, वो उसको अपना प्योरीफाई करता रहता है। तो वो एक साइकिल है, मतलब इको की एक साइकिल है। उस साइकिल को अगर तोड़ दिया जाए फिर वो स्वच्छता होने में परेशानी होती है। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जनता ने इस तरह का रिपोर्ट नहीं देखा है, इसलिए लगता होगा कि शायद इससे कुछ नहीं होता। मगर मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी लोगों से, ना तो मूर्तियाँ बहुत बड़ी बनाएं, उत्साह जो है वो व्यक्ति के मन में होता है। शासन स्तर पर या फिर स्वैच्छिक संस्थाओं और संगठनों के समन्वित प्रयासों के चलते धीरे धीरे लोगों का मानस बदल रहा है और उन्होंने अपना रुख इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की तरफ मोड़ लिया है। देश के अनेक हिस्सों में ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। पर्यावरण के प्रति सचेत श्रद्धालुओं ने तय कर लिया है कि वे पर्यावरण हितैषी प्रतिमाएं ही अपने घर या कॉलोनी में स्थापित करेंगे। हमने जो मूर्ति बनाने वाले लोग थे, कोशिश की उनको बताने की कि किस तरह इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बन सकती हैं। 13 रीजनल ऑफिसर हैं, हमने बहुत वर्कशॉप्स की, हमने ये बात पहुंचाने की कोशिश की है प्रतिमाएं जो हैं वो 5 फुट से ऊंची ना हो, जो कि अपने को यहाँ सिराना है नदियों तालाबों में, और समुद्र के लिए ये ऊंचाई उन्होंने 8 से 10 फुट रखी है। प्रदर्शनियां जनता के साथ रैलियां की हैं हमने, तो उन रैलियों के माध्यम से इतने लोग हमसे जुड़े कि हमारी बात घर घर तक जा सकी कि हमको नदियों को प्रदूषित नहीं होने देना, बचाना है। बस ऐसा ही प्रण हर कोई कर ले तो जल के प्रदूषण के स्तर को हम काफी नीचे ला सकते हैं। मूर्तिकारों को, कलाकारों को भी इस संबंध में पहल करना होगी कि वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों का प्रयोग नहीं करें। खुद के साथ साथ अन्य लोगों को भी इस संबंध में जागरूक करें।